बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 14। और आज हम चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसके चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर किसे कहते हैं आपको पता? एटमॉस्फियर हवा को कहते हैं, हवा को। चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 1 एटमॉस्फियर। और चैप्टर के नाम की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है कि द स्फीयर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस का स्फीयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। देखें, ये जो हमारी अर्थ है, ज़मीन, इसके गिर्द गैसेस हैं, गैसेस का एक गिलाफ है, गैसेस का एक इन्वेलप है, या गैसेस का स्फीयर है। स्फीयर माने इलाका या जगह जहाँ गैसेस हैं, इसी को हम एटमॉस्फियर का नाम देते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता थिक से थिन होता जाता है। यानी गैसेस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन में आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ आता है, कमी आती है। तो ये जो सारी ज़मीन के गिर्द हवा है, बिकॉज एयर इज़ आल्सो द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इस हवा को एटमॉस्फियर कहते हैं। हवा, हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर मोहसिन नकवी साहब ने क्या खूब कहा था कि वफा के किस्से अजीब ठहरे, हम भी कितने गरीब ठहरे, किसी ने चाहा किसी ने पाया, ये अपने अपने नसीब ठहरे, जान अपनी मैं उसी पे वारूं, अगर वो मेरे करीब ठहरे, दिए हैं जिसने ये दर्द मोहसन, वही तो मेरे अजीज़ ठहरे। तो हवा के बारे में यानी एटमॉस्फियर के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो प्यारे बेटे, एटमॉस्फियर की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम आते हैं एटमॉस्फियर की कंपोजिशन के ऊपर। एटमॉस्फियर को 3 मेन कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। कंपोजिशन, बनावट के इसमें क्या क्या होता है, ये जो आप गैसेस का इन्वेलप कह रहे हैं एटमॉस्फियर को, इसमें कौन सी गैसेस होती हैं? तो 3 टाइप से हम इसे डिवाइड करते हैं: मेजर कंपोनेंट्स, माइनर कंपोनेंट्स एंड ट्रेस कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट आपसे पूछा जाएगा, सॉरी कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फियर, ये क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, और ज़रूर आएगा। तो मेजर का मतलब होता है जो ज़्यादा मिकदार में गैसेस मौजूद हैं एटमॉस्फियर में। वो कौन सी हैं? वो 2 गैसेस हैं। एक वही नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फियर में या हवा में, 78% होती है। और दूसरी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसके बाद? दैट इज़ आवर लाइफ गैस। हमारी ज़िंदगी वाली गैस कौन सी है? O2, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 21%। अगर हम आगे बढ़ें तो माइनर कंपोनेंट वो होते हैं जो थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, और माइनर कंपोनेंट में भी 2 ही गैसेस हैं। एक है आर्गॉन जिसकी परसेंटेज है 0.93, और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसकी परसेंटेज हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक 0.04% है। ठीक हो गया जी सर? बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपने तैयार करना है। उसके बाद ट्रेस की बात करें तो ट्रेस का मतलब होता है वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत कम, ना होने के बराबर, यानी जिनको हम किसी खाते में ना लाएं, बहुत थोड़े। ठीक है, वो कहलाते हैं ट्रेस कंपोनेंट। सबसे ज़्यादा मेजर, यानी जिनकी मिकदार सबसे ज़्यादा है वो मेजर, जिनकी कम है वो माइनर, और जिनकी बहुत कम है उन्हें हम ट्रेस कंपोनेंट कहते हैं। और उनमें सरे फहरिस्त मीथेन है, CH4 है मीथेन, और हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन नहीं है, ठीक है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, आप जानते हैं कि हम इनको नोबल गैसेस का नाम देते हैं। बिल्कुल, नोबल गैसेस, ये भी हवा में बहुत कम होती हैं, बहुत कम,
वेरी वेरी माइन्यूट मिकदार में। तो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो ये कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात आती है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। इस एटमॉस्फेयर को ना ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन 4 बड़ी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ लेयर्स में जो डिज़ाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, किस बेस पर किया गया है? ऑन टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर की वेरिएशन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके सामने स्केच बनाया है, इसी स्केच पर हम बातें सारी लिखेंगे भी सही और समझेंगे भी सही। तो ये है अर्थ जो कि ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर ऐसे मैंने आपको बताया कि हर तरफ पूरी ग्लोब को गुलाई में हर तरफ घेरा हुआ है गैसेस ने, इसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ओके, तो इस एटमॉस्फेयर की ये ना लेयर्स बनाई गई हैं जिनके नाम हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें, ये इधर से लेकर इधर तक ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, और ये सबसे पहली लेयर है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इधर से इधर तक ये वाली जो लेयर है, इसे नाम दिया गया है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, उसके बाद इधर से लेकर इधर तक ये जो लेयर है, इसे नाम देते हैं मीज़ोस्फियर। मीज़ोस्फियर, जी जनाब। और उससे आगे चलें तो ये लास्ट लेयर, इसे बोलते हैं थर्मोस्फियर, जी। ओके, ये 4 लेयर्स हैं। हम इनके नाम की तरतीब याद नहीं रख पाते, भूल जाते। मेरे पास एक ना फार्मूला है, इसका फार्मूला पता है क्या है? फार्मूला है तुमसे मोहब्बत थी अब नहीं है। कितना जालिम फिक्रा है, तुमसे मोहब्बत थी, हाँ बिल्कुल थी, हाँ अल्लाह करे बच भी जाए। तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे मोहब्बत थी, ये क्या क्या है, क्या ड्रामेबाजी है? देखो, तुम्हें याद कराने का तरीका बता रहा हूँ। तुमसे मोहब्बत थी यानी टी, इस टी का मतलब है ट्रोपोस्फियर, इस एस से मुराद है स्ट्रेटोस्फियर, इस एम से मुराद है मीज़ोस्फियर, और इस टी से मुराद है थर्मोस्फियर। हो गए नाम याद? बिल्कुल इसी तरतीब के साथ आपने नाम याद करने। एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आगे पीछे नहीं करने। हाँ, पूछा जाता है एमसीक्यू के सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब आगे, अब चंद एक बातें हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं कि पहली जो लेयर है वो इस वक्त ये जो जिस ज़मीन पे मैं ठहरा हूँ, इस ज़मीन से ऊपर कितने किलोमीटर तक है, इसकी रेंज आपने याद रखनी है। ये है सरफेस, ठीक है, ज़मीन की सरफेस है ये वाली, ठीक है। यहाँ पर जो किलोमीटर है वो हम 0 किलोमीटर ही कहेंगे, जाहिर है। 0 किलोमीटर से लेकर इस जगह तक आप कंसीडर कर लें कि ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक जो गैसेस हैं, 12 किलोमीटर यूं पर जाना है, 12 किलोमीटर तक जो ये जो लेयर है गैसेस की, इसे नाम हम दे रहे हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद 12 किलोमीटर से ऊपर जाएं 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की रेंज तक, 12 से 50 किलोमीटर की रेंज तक जो लेयर है, हम उस जगह को, उस इलाके को स्ट्रेटोस्फियर कह रहे हैं। फिर 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक तीसरी लेयर है जो कि मीज़ोस्फियर है, और 80 से चलते चलें तकरीबन 600 किलोमीटर, ये बहुत बड़ी बुलंदी है, 600 किलोमीटर तक जो लेयर है उसे थर्मोस्फियर। कुछ बच्चे कहते हैं सर 10th क्लास में तो 120 थी। भाई देखें, टाइम टू टाइम नॉलेज में इजाफा हो रहा है और नई चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हुआ करती हैं। तो ये हो गई है इनकी क्या हाइट रेंज कह सकते हैं, या एल्टीट्यूड रेंज भी कह सकते हैं, यानी बुलंदी। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बुलंदी, हाँ जी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी करता है कैद जान से हम निकल जाएं, तेरी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो प्यारे
बेटे अब आगे चलते हैं। अब हम इनकी ज़रा टेम्परेचर वेरिएशन रेंज देख लेते हैं। इधर इस जगह पर सतह ज़मीन पर जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस। और इधर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, मतलब सतह ज़मीन से ऊपर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में कमी आती है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और इस जगह पर पहुंच के टेम्परेचर हो जाता है -58 डिग्री सेल्सियस। ओहो, इतना कम हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। टेम्परेचर कम होता है जब आप सतह ज़मीन से बुलंदी पर जाते हैं, जभी तो मरी या नारंग कागान के इलाकों में टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि वो एलिवेशन के ऊपर हैं, वो एल्टीट्यूड पर हैं, वो बुलंदी पर हैं इलाके, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम है। क्यों कम है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, मज़ीद ऊपर जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो फिर टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाता है और इस जगह पर पहुंचते ही टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। देखिए ना, -58 से -2, ये इंक्रीज हुआ है क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। ओके, फिर मजीद आगे चलें तो मीज़ोस्फीयर में जब हम प्रवेश करेंगे तो -2 से फिर टेम्परेचर अब दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा? डिक्रीज। और घटते 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 इस जगह तक जब पहुंचा जाएगा, यानी 80 किलोमीटर तक, तो फिर ये -93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और आगे मज़ीद ऊपर जाएं तो इधर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से सूरज चाचू चमकते हैं और वो करीब होते आ रहे हैं और उनकी रेज़, उनकी रोशनी, उनकी रेडिएशंस भी तो डायरेक्ट इस लेयर में पहले पहले आती हैं, इसलिए इस जगह का टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो अब ये कुछ मैंने आपके सामने जो लिखा है, इसको हम इधर टेबुलर फॉर्म में भी मेंशन करेंगे, ताकि अगर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से टैकल कर सकें। तो आए ज़रा इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहली लेयर हमारी कौन सी है? हमारी सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर। तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद मीज़ोस्फीयर। उसके बाद और कौन सी है आखिरी? तुमसे मोहब्बत थी, थर्मोस्फीयर। ओके, अब हाइट रेंज देखें इनकी, या एल्टीट्यूड रेंज देखें, तो पहली जो लेयर है वो यहाँ लिखी हुई है, इधर से उतार के मैं इधर लिख रहा हूँ कि 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक पहली लेयर है, जो कि ट्रोपोस्फीयर है। दूसरी जो है वो 12 किलोमीटर से लेकर कहाँ तक है? 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक लेयर है। और तीसरी जो है वो 50 से 80 किलोमीटर होती है, और आखिरी वाली जो है वो 80 से 600 किलोमीटर तक होती है। इनकी टेम्परेचर वेरिएशन रेंज लिख लेते हैं। सबसे पहली 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर -58 डिग्री सेल्सियस। और ये देखें 17 से -58, ये आपने किया हुआ है अपनी 10th में भी। और -58 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2, 10th क्लास में इधर 2 लिखा हुआ था, -2 नहीं था, जो कि गलत है। ओके, उसके बाद -2 से फिर जो है ना जनाब घटना शुरू होगा और -93 तक चला जाएगा। और ये जो आखिरी होती है थर्मोस्फीयर, थर्म माने हीट, ये बड़ी ज़बरदस्त और हॉटेस्ट जो है लेयर होती है। इसका टेम्परेचर होता है यानी -93 से बढ़ता है और 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, फिर 500 से 2000 डिग्री सेल्सियस, और 2000 से ऊपर भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। या मैं 2 लिख देता हूँ, 2 और या फिर इससे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम हर लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे और मैं इधर ही इन्हें लिखता चला जाऊंगा। जैसे कि ये जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके सामने मेंशन करता हूं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लोवेस्ट लेयर है। लोवेस्ट लेयर यानी सबसे नीचे वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की, या पहली लेयर, फर्स्ट लेयर है। और दूसरी बात ये, इसको आप डेंसेस्ट लेयर भी कहते हैं। डेंसेस्ट लेयर से ये मुराद है कि इस लेयर में तकरीबन मैक्सिमम गैसेस इसी लेयर में आ जाती हैं। मतलब ये जो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, इसका मेजर पोर्शन तकरीबन इसी लेयर के अंदर मौजूद है। इस लेयर में गैसेस की मिकदार, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको डेंसेस्ट लेयर भी कहा करते हैं।
ओके उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जो मेजर गैसेस हैं, मेजर गैसेस यही इसी ऊपर वाली बात को ये सपोर्ट कर रहा है। मेजर गैसेस जो हैं वो इसी में पाई जाती हैं और मेजर गैसेस में नाइट्रोजन आ जाता है और ऑक्सीजन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो जितनी भी पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी इसी पहली ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर फॉल करती है। उसके बाद वो कहता है कि मेजर इवेंट्स जो हैं, मेजर इवेंट्स वो भी इसी लेयर के अंदर होते हैं। मेजर इवेंट्स कौन से हैं? बारिश होती है, बारिश बरसती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। कैसे कहा था उसने, बिलावल ने कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब और सर मांगोगे सर देंगे हम, खून मांगोगे खून देंगे हम, कल भी भुट्टो जिंदा था आज भी भुट्टो जिंदी है, ओ सॉरी मुझसे गलती हो गई। मेजर इवेंट्स जो है जैसे कि रेन यानी कि बारिश, जी हाँ वो भी इधर होती है, और लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है आसमान पर, तूफ़ानी बिजली, वो भी। और आपकी बुक ने एक लफ्ज़ लिखा है हुरिकेन्स। हुरिकेन्स कहते हैं ये जो भंवर होता है, मतलब तेज़ हवा जब चलती है ना, आंधी आती है, मट्टी का तूफ़ान जिसे हम कहते हैं, ऐसे ऐसे घूमता चला आता है, वो भी जो है इसी लेयर के अंदर होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो जहाज़ उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लोग हवा में उड़ते हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए, वो भी इसी लेयर के अंदर ही रहते हैं, वो 12 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाते, ठीक है। और जितने भी पहाड़ हैं वो भी सारे इसी में हैं, इसी के अंदर मौजूद हैं, जी हाँ। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है, दो बातें और आपने लिखनी होती हैं इसी लेयर के अंदर, एक तो इसकी हाइट रेंज और दूसरा इसका टेम्परेचर वेरिएशन। वो तो हम ऑलरेडी इधर भी लिख चुके हैं, इसकी हाइट रेंज ये भी लिखी हुई है, इसकी हाइट रेंज और टेम्परेचर वेरिएशन भी लिखी हुई है कि 17 से -58 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि सर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इस लेयर में तो टेम्परेचर में डिक्रीज क्यों आ रहा है, उसकी खास वजह क्या है? उसकी खास वजह यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो ग्रीन हाउस गैसेज घटती चली जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ये इस जगह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो हीट को जज्ब करने की कैपेसिटी भी घटती जाएगी, तो हीट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जज्ब होती रहेगी। कहाँ? इस रीजन में। इसीलिए जो है टेम्परेचर में डिक्रीज होता चला जाता है। आगे चलते हैं। दूसरी लेयर बड़ी शानदार है, इसमें हम एक बड़ी वीआईपी बात स्टडी करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इस स्फीयर को मज़ीद फिर 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। लो भाई, हाँ, इस लेयर को मज़ीद 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, जी हाँ। और सबसे ऊपर वाली जो इसकी लेयर है इसको कहा जाता है अपर स्ट्रेटोस्फीयर। मैं स्ट्रेटोस्फीयर तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ अपर लिख दूंगा, स्ट्रेटोस्फीयर आपको पता है। और इधर इसको कहा जाता है मिडल स्ट्रेटोस्फीयर, और इसे बोलते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। आइए देखते हैं कि इनमें ये जो अपर, मिडल और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। देखें, ये जो अपर स्ट्रेटोस्फीयर है ना, ये एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब हाई एनर्जी या हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेज, ठीक है। ये वो लेयर है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज्ब करती है। क्यों? क्योंकि सूरज से जब रोशनी आती है तो पहले इसी अपर स्ट्रेटोस्फीयर पे पड़ेगी ना, मिडल में बाद में आएगी और लोअर में सबसे आखिर में। ओके, और फिर अगली बात सुनिएगा जो यहाँ आपने लिखनी है वो ये है कि इधर लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, जज्ब होती हैं रेडिएशंस थोड़ी मिकदार में। और अगर हम लोअर की बात करें तो इधर वेरी लो, बहुत कम, ना होने के बराबर, वेरी लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस जगह पर पहुंचती हैं। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी वजह से जो है इसको, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मिकदार या उनके पहुंचने की जो हद है कि कितनी वो यहाँ पहुँच रही हैं, इसी बेस पर ये स्ट्रेटोस्फीयर को जो है फिर मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अच्छा,
अब आगे चलेंगे। ये आपको पता है, आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, आपने पढ़ा था ओजोन लेयर 10th क्लास में कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन जो कि ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है O3 मालिक्यूल, तो ओजोन की मिकदार जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ज़्यादा होती है और वो एक लेयर बना के रहती है। तो वो ओजोन लेयर कहाँ पे होती है पता है आपको? ये देखें, मैं बना देता हूँ, यहाँ पर होती है ओजोन लेयर। ये देखें, ये मिडल से मिडल और अपर के बिल्कुल दरमियान में, ये इस जगह पर होती है तकरीबन है, यानी थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका मिडल में भी होता है और अपर में भी होता है। ये इसे बोलते हैं ओजोन लेयर। मैं लिख देता हूँ ओजोन लेयर, LAYER। ओके, ये हो गया। अब आगे चलेंगे। आपको पता है ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसे आप लोग हमारा मास्क कहते हैं ज़मीन का। यानी ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो हाई पावर वाली ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं ना, उनको ये ओजोन जज़्ब करती है, ज़मीन पर नहीं पहुंचने देती, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल से बचा जाता है। तो होगा क्या कि ये जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, ये इस जगह पर मौजूद है, तो इट विल एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे ही हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो ओजोन उनको जज़्ब करेगी। और ओजोन का फार्मूला क्या होता है, मालिक्यूलर O3। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन के ऊपर पड़ेंगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इसके ऊपर पड़ेंगी, तो ये O3 उन्हें जज़्ब कर लेगा, हाई एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, और ख़ुद टूट जाएगा। ब्रेक होगा ऑक्सीजन के मालिक्यूल में, यानी डाई एटॉमिक मालिक्यूलर ऑक्सीजन और एक एटॉमिक ऑक्सीजन के एटम में, O में, और इसके ऊपर क्योंकि डॉट है इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल भी कहते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ओजोन जो है वो अपर लेयर में टूटती है, डीकम्पोज होती है। आपसे कोई पूछ सकता है कि ओजोन जो है वो कहाँ पर डीकम्पोज होती है, तो आप कहेंगे कि अपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो है वो डीकम्पोज होती है, टूटती है। ठीक है, ओके। क्यों टूटती है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हाई एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़्ब करके कुर्बानी देती है अपनी और खुद टूट जाती है। अब आगे देखिएगा, ये ऑक्सीजन जो कि मालिक्यूलर ऑक्सीजन है और ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये नीचे आ जाते हैं मिडल लेयर में, इस जगह पर। हाँ, इस जगह पर आ जाते हैं मिडल लेयर में। हाँ, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर ना बहुत कम, यानी कि लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, और लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में ये दोनों आपस में क्या करते हैं, वापस रिएक्ट कर जाते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एटॉमिक रेडिकल कहें या एटॉमिक ऑक्सीजन कहें, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और दोबारा से क्या बना देते हैं, O3 यानी ओजोन। ये दोबारा बन जाती है और बनते ही इस जगह पे ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे बढ़ती है, यानी ऊपर से ये यहाँ पर इस जगह पर ये डिकम्पोज होती रहती है और नीचे से ये बनती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मिडल और अपर के दरमियान में ही मौजूद रहती है ओजोन की लेयर। ठीक हो गया। तो इधर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस लेयर में ओजोन डिकम्पोज होती है और किस लेयर में ओजोन बनती है। अपर लेयर में डिकम्पोज होती है, लोअर लेयर में मिडल लेयर में ये फार्म होती है, इसकी फार्मेशन होती है। फिर पूछेगा क्यों, रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि लोअर लेयर में लेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, क्योंकि मैक्सिमम हाई एनर्जी वाली, ज़्यादा मिकदार वाली जो रेडिएशंस हैं वो ऊपर ही जज्ब हो जाती हैं, इधर जो पहुंचती हैं वो थोड़ी पहुंचती हैं। इसलिए थोड़ी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होंगी तो ओजोन बनेगी, और ज़्यादा अगर बहुत हैवी हाई एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी तो ओजोन ब्रेक होगी। ठीक हो गया जी हाँ, बस यही बताना था। और इस जगह पर ओजोन बनती नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना होने के बराबर बिल्कुल कम जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, तो थोड़ा बहुत अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए भी सही ताकि ये जो है बन पाए O3। अच्छा, और याद रखना ये जो O3 का बनना है दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये सब लिखने के बाद आपने दो बातें और लिखनी हैं। दो बातें और कौन सी लिखनी है कि इस पूरी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर की रेंज क्या है, कौन सी, एल्टीट्यूड रेंज, और इसकी टेम्परेचर वेरिएशन रेंज क्या है। एल्टीट्यूड रेंज इसकी क्या है, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, और इसकी टेम्परेचर वेरिएशन रेंज क्या है, -58 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया जी हाँ। अच्छा, आपको पता है मैंने यहाँ पर एक बात की थी कि ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, इनको लेयर्स के जो नाम दिए गए हैं वो किस बुनियाद पर कैटेगराइज हुए हैं, ऑन द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की वेरिएशन पर। मतलब टेम्परेचर 17 था इस जगह पर, 17 से घटता गया, जैसे ही -58 डिग्री तक पहुंच गया ना, फिर -58 डिग्री के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो गया।
तो -58 डिग्री तक लेयर बना दी गई, क्योंकि इसके बाद फौरन घटता नहीं है मजीद, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया -2 तक बढ़ता गया, तो -2 के बाद फिर घटना शुरू हुआ। हाँ, तो -2 तक बढ़ा है, तो इसलिए -58 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 तक जो नाम दिया गया लेयर का वो एक कैटेगराइज करके स्ट्रेटोस्फीयर है। इसी तरह फिर आगे चलें, -2 से फिर घटता गया घटता गया घटता गया, जब -93 तक घटा तो फिर इधर तक ही लेयर बना दी गई, नाम दे दिया गया। फिर -93 से फिर कभी घटा ही नहीं, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ रहा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, मीजोस्फीयर की बात करते हैं, मीजोस्फीयर की। हाँ, मीजोस्फीयर जो है, मीजोस्फीयर की सबसे पहले आप इसकी हाइट रेंज लिख लें, और क्या लिखेंगे हम इसमें, जो बात हमारी बुक में है हमने तो उसी को देखना है। इसकी हाइट रेंज कितनी है, ये देखें 50 से लेकर 80 किलोमीटर। 10th क्लास में 85 था, इधर ना खड़का देना 85, टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है आपने। उसके बाद इसकी टेम्परेचर की जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, -2 से 93 वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है -2 डिग्री सेल्सियस से किस में -93 डिग्री सेल्सियस तक। ये लाइन ना लगाएं, 2 लिख दें, 2 का मतलब होता है से, ठीक है। और इस रीजन को कूल्डेस्ट रीजन कहा जाता है, इस इलाके को कूल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे जो ठंडा रीजन है वो यही कहलाता है। देखिए ना, -2 से -93, बस सबसे ठंडा जो रीजन है वो यही है। ओके, तो बस ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, लगे हाथों एक बात और भी कर लेते हैं कि इस लेयर में टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाते घटता है, फिर इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर इस लेयर में जो है टेम्परेचर फिर घटता है, फिर इस लेयर में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही रहता है। तो एक में कम हो रहा है, एक में बढ़ रहा है, पहले कम फिर बढ़ा फिर कम फिर बढ़ा, मगर रेगुलरली नहीं है, बेतरतीबी के साथ है, वैल्यूज़ अलग अलग हैं। आखिरी लेयर की बात करते हैं, तो आखिरी लेयर जो है उसमें जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बुलंदी पर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या आता जाएगा, इजाफा आता जाएगा। यानी इधर से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ग्रेजुअली तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम किस पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्स रेज। ठीक है, देखिए ना, सन जो होता है, सूरज, वो पहले वहाँ से रोशनी तो इसी लेयर में आती है ना। तो ये जो लेयर है इसमें सबसे जालिम और ज़बरदस्त जो रेडिएशंस हैं वो सबसे पहले इसी में आती हैं, इसी में जज्ब होती हैं। तो इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है इसका टेम्परेचर? तकरीबन 500 से लेकर 200 या इससे भी ज़्यादा हाई होता है। हायर बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इस लेयर को हम हॉटेस्ट लेयर भी कह सकते हैं, हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या हॉटेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो यही कुछ हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है आज के इस लेसन के हवाले से। तो इधर आके हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है जो ज़रूर आएगा पेपर में, लिख लीजिए, ज़रूर आएगा, बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पेपर में ये आपसे पूछेगा, उसने बड़ी शानदार तरीके से आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। अच्छा, इससे रिलेटेड ना हमारे 2 क्विक चेक शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपने कहाँ से करने हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है। तो देखें पेज नंबर 299 यानी 299 पर पहला 14.1 क्विक चेक का पहला पोर्शन वो छोड़ दें, बाद में देखेंगे। दूसरा देखें, वो कहता है गिव द इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में फॉर्मेशन और डिप्लीशन के अंदर जो इक्वेशंस हैं वो लिखनी है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है O3 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, O2 + O डॉट, ये वाली लिखनी है फॉर्मेशन में, और डिप्लीशन में ये वाली लिखनी है इक्वेशन। बस ये 2 इक्वेशंस आपने लिखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्विक चेक सी, राइट डाउन द नेम एंड अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ डिफरेंट लेयर। नाम और हाइट लिखनी। ये देखें, ये नाम है और ये हाइट लिखी हुई है।
बेशक आप साथ में ये पूरा टेबल बना दें, टेम्परेचर रेंज भी लिख दें, अच्छा असर पड़ेगा पेपर वाले के ऊपर। ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है ये पूरा। ओके हो गया? यस। बाकी और हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने काम से प्यार करना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।